शम्सुर रहमान फारूकी की एक बहुत ही मशहूर कहानी है, ट्रेन। आज हम इसी कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें सीधे 1947 के उस दौर में ले जाती है जब जब हिंदुस्तान बट रहा था। जरा सोचिए, आप एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, खिड़की के बाहर अंधेरा है और अंदर उससे भी गहरा एक सन्नाटा। हर खटका, हर आवाज दिल में एक डर पैदा कर रही है। ये कोई आम सफर नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आपकी मंजिल मौत भी हो सकती है, और वजह सिर्फ आपका नाम, आपका मजहब। यही माहौल है फारूकी की कहानी ट्रेन का। तो आज हम सिर्फ इस कहानी का सार नहीं समझेंगे, बल्कि इसके जरिए उस दौर के इंसानी जज्बातों की गहराई में उतरेंगे। वो डर कैसा था, पहचान का संकट क्या होता है, और कैसे एक मामूली सी ट्रेन उस वक्त की टूटी हुई इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी बन गई। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जिसमें ये कहानी एक तरह से सांस लेती है। ये भारत पाकिस्तान विभाजन का वक्त है, लेकिन सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा, है ना? ये वो दौर था जब सदियों से साथ रह रहे पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। हवा में अफवाहें थी, नफरत थी, और एक अनजाना खौफ था। भरोसा नाम की चीज जैसे खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी बड़ी लड़ाई या किसी राजनीतिक फैसले का दस्तावेज नहीं है। इसमें आपको तारीखें और आंकड़े नहीं मिलेंगे कि कितने लोग मरे या कहाँ दंगा हुआ। इसके बजाय फारूकी अपना कैमरा एक आम इंसान के दिमाग के अंदर ले जाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि जब बाहर की दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची हो, तो एक इंसान के अंदर की दुनिया पर क्या असर पड़ता है। मतलब ये इतिहास को ऊपर से नहीं देख रही, बल्कि एक व्यक्ति की आंखों से देखने की कोशिश है। उस एक इंसान के तजुर्बे के जरिए लाखों लोगों के दर्द को महसूस कराना। ठीक यही, इतिहास की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो हमें क्या हुआ ये तो बता देती हैं, लेकिन कैसा महसूस हुआ ये सिर्फ साहित्य ही बता सकता है। ये कहानी उस एहसास को पकड़ती है, वो एहसास कि जिस जमीन को आप अपना घर कहते थे वही अब आपके लिए पराई हो गई है। जिस हवा में आप सांस लेते थे उसी में आप खून की गंध है। ये एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी है जिसे फारूकी ने बहुत बारीकी से बुना है। और इसी मनोवैज्ञानिक त्रासदी के बीच हम कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं, एक मुस्लिम नौजवान जो भारत से पाकिस्तान जा रही एक ट्रेन में बैठा है। उसका डर इतना गहरा है कि वो प्राय महसूस किया जा सकता है। ये कोई मामूली घबराहट नहीं है, ये एक वजूद का खौफ है। और ये डर बेवजह भी नहीं है। उस वक्त ट्रेनें तो चलती फिरते कब्रगाह बन गई थी, उन पर हमले होते थे और लोगों को उनकी धार्मिक पहचान पूछकर बेरहमी से मार दिया जाता था। तो ये नौजवान सिर्फ सफर नहीं कर रहा, वो हर पल अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी खामोशी से, अपने अंदर ही अंदर। आपने अंदर ही अंदर की जो बात कही वो बहुत अहम है जी। फारूकी की लिखाई का कमाल यहीं दिखता है। वो ये नहीं लिखते कि नौजवान बहुत डरा हुआ था, ये तो बहुत सीधा और सपाट तरीका होता। इसके बजाय वो हमें उस नौजवान की हस्सियात यानी सेंसेस के जरिए उस डर को महसूस कराते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं? सोचिए, एक कमजोर लेखक लिखता, उसे डर था कि कोई उसे मार देगा। लेकिन फारूकी शायद ऐसे लिखते हैं कि डिब्बे में बैठे एक आदमी ने जब अपनी चादर ठीक की तो नौजवान की नजरें उस चादर के नीचे छिपी चीज के ख्याल से ही जम गईं। ट्रेन की पहियों की आवाज उसे किसी गिनती की तरह लग रही थी, जो किसी भी पल खत्म हो सकती है। वो आपको किरदार के दिमाग में ले जाते हैं। आप उसकी तरह ही हर छोटी सी हरकत पर शक करने लगते हैं। कोई खांसता है तो लगता है कि ये कोई इशारा है, कोई घूर के देखता है तो लगता है कि उसने पहचान लिया है। समझ गई। मतलब असल खौफ बाहर हो रही घटनाओं में नहीं, बल्कि उन घटनाओं के होने की आशंका में है। हाँ, वो इंतजार, वो शक, वो ज्यादा तकलीफदेह है। बिल्कुल, और इसी डर से पैदा होता है पहचान का संकट। एक ऐसा संकट जहां आपकी अपनी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जिस मजहब के साथ आप पैदा हुए, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, वही आपकी मौत का वारंट बन सकता है। वो नौजवान अपनी पहचान को छिपाना चाहता है, लेकिन कैसे छिपाया? हाँ, वो तो उसके चेहरे पर, उसके पहनावे में, शायद उसकी भाषा में भी झलकती है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे वो उतार कर फेंक नहीं सकता। ये उस दौर के लाखों लोगों का साझा दर्द था, जो रातों रात अपनी जमीन पर दूसरे बन गए थे। और ये सारा ड्रामा, ये सारा मानसिक संघर्ष एक चलती हुई ट्रेन के डिब्बे में हो रहा है। हाँ, कहानी का शीर्षक ट्रेन भी बहुत सोच समझ कर रखा गया होगा। ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहां कहानी घट रही है।
इसका कुछ और भी गहरा मतलब है। हाँ, ये कहानी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। आमतौर पर ट्रेनें किसका प्रतीक होती हैं? जुड़ाव का, प्रगति का, सफर का। वो लोगों को, शहरों को, संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। लेकिन विभाजन के समय यही ट्रेनें बिल्कुल उल्टा काम कर रही थीं। वो तोड़ने का काम कर रही हाँ, थी। लोगों को उनके घरों से, उनकी जड़ों से उखाड़कर कहीं और फेंक रही थी। सही कहा। जो ट्रेनें कभी जिंदगी की उम्मीद लेकर चलती थीं, वो अब मौत की गाड़ियां बन चुकी थी। लाशों से भरी ट्रेनें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच रही थी। तो फारूकी ने इस प्रतीक को बहुत गहराई से इस्तेमाल किया है। एक जगह बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि ये ट्रेनें उस दौर का प्रतीक हैं जब इंसानियत पटरी से उतर चुकी थी। वाह, इंसानियत पटरी से उतर चुकी थी। ये एक लाइन ही उस पूरे दौर की कहानी कह देती है। जैसे ट्रेन पटरी से उतरकर तबाही मचाती है, वैसे ही समाज अपनी इंसानियत, अपने भरोसे की पटरी से उतरकर तबाह हो रहा था। और इसके और भी कई मतलब निकाले जा सकते हैं। ट्रेन का सफर एक तरह से उस नौजवान की जिंदगी के सफर का प्रतीक है। अच्छा। एक ऐसा सफर जो अनिश्चित है, खतरनाक है। उसे नहीं पता कि अगले स्टेशन पर क्या होगा, या वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा भी या नहीं। बिल्कुल। और एक और बात, ट्रेन एक ऐसी बंद जगह है जहां से आप भाग नहीं सकते। आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ एक डब्बे में बंद हैं और आपको उसी माहौल में जीना है। मतलब ये उस बटे हुए समाज का एक छोटा सा मॉडल है। हाँ, जहां हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ये तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। मतलब ट्रेन सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो खुद कहानी का एक किरदार है, जो उस दौर की पूरी त्रासदी को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो अब अगर हम कहानी के संदेश और लेखक के तरीके पर बात करें, तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं, राजनीतिक फैसले और सरहदों पर खींची जाने वाली लकीरें, वो कभी बेजान नहीं होती। उनका असर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है, उसकी रूह पर पड़ता है। एक आम इंसान जिसका शायद राजनीति से कोई लेना देना ना हो, वो भी सांधी में पिस जाता है। उसकी छोटी सी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। और इसे कहने का फारूकी का तरीका भी बहुत खास है। जैसा कि बताया गया है, उनकी भाषा गंभीर और सूक्ष्म है और शैली मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक है। इन भारी शब्दों का असल मतलब क्या है? चलिए इसे आसान बनाते हैं। गंभीर और सूक्ष्म का मतलब है कि लेखक बहुत सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई मेलोड्रामा नहीं रचते। कहानी में चीख पुकार, खून खराबे का सीधा जिक्र नहीं है। अच्छा। वो आपको हिंसा दिखाते नहीं, महसूस कराते हैं। सूक्ष्मता का मतलब है इशारों में बात कहना, जैसे एक खामोशी, एक नज़र या एक अधूरा वाक्य। ये सब किसी शोर शराबे से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक शैली? मनोवैज्ञानिक का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं। कहानी बाहर की दुनिया से ज्यादा किरदार के मन के अंदर घटती है। हम उसके डर, उसके शक, उसकी उलझन को जीते हैं। और प्रतीकात्मक का मतलब है प्रतीकों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करना, जैसे ट्रेन का प्रतीक। लेखक सीधे सीधे ये नहीं कहते कि समाज टूट गया था, बल्कि वो एक ट्रेन दिखाते हैं जो मौत की गाड़ी बन गई है, और पाठक खुद ब खुद मतलब समझ जाता है। सही। यही इस कहानी की ताकत है। ये इतिहास को सिर्फ तथ्यों की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेते हुए मानवीय अनुभव की तरह पेश करती है। बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत जरूरी लगी, क्योंकि जब भी हम विभाजन के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो अक्सर आंकड़ों में उलझ जाते हैं। 10 लाख लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि कभी-कभी अपना असर खो देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी हमें उन 10 लाख में से एक इंसान की कहानी सुनाती है। और उस एक इंसान के डर के जरिए हम उन लाखों अनकही कहानियों के दर्द को महसूस कर पाते हैं। उस एक नौजवान के धड़कन में हम उस पूरी पीढ़ी के बेबसी को सुन सकते हैं। फारूकी साहब की यही कला है। वो एक छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ा सच कह जाते हैं, और वो भी बिना किसी ऊंची आवाज के, बहुत खामोशी से। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ट्रेन महज एक कहानी नहीं है। ये विभाजन के दौर का एक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। एक ऐसा दस्तावेज जो हमें इतिहास की किताबों से परे उस दौर की आत्मा तक ले जाता है। हमने बात की कि कैसे एक अनजान मुस्लिम नौजवान का सफर डर, शक और पहचान के संकट का प्रतीक बन जाता है। उसकी यात्रा सिर्फ दिल्ली से लाहौर तक की नहीं है, बल्कि डर और अनिश्चितता के माहौल में खुद को जिंदा बचाए रखने की एक दिमागी जंग है। और हमने ये भी समझा कि कैसे ट्रेन जैसा एक रोजमर्रा का प्रतीक
उस दौर की टूटी फूटी इंसानियत को दिखाने का एक ताकतवर जरिया बन जाता है। जो ट्रेनें कभी जिंदगी और उम्मीद का प्रतीक थीं, वो बंटवारे की हकीकत में मौत की चलती फिरती तस्वीरें बन गई। और आखिर में फारूकी की जो सूक्ष्म, जो बारीक शैली है, वो हमें उस दर्द को उस गहराई से महसूस करने पर मजबूर करती है जो शायद कोई सरकारी रिपोर्ट या इतिहास की किताब कभी नहीं बता सकती। ये कहानी इतिहास को जानने का नहीं, उसे महसूस करने का एक तरीका है। ये हमें विभाजन की त्रासदी को एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर समझने का मौका देती है, एक इंसान की आंखों से, उसके डर के चश्मे से। और ये हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं और विचारधाराओं की लड़ाई का खामियाजा हमेशा आम इंसान को ही भुगतना पड़ता है। और ये कहानी हम एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इतिहास लिखा जाता है, जब सरहदें खिंचती हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो उस शोर में एक आम इंसान की खामोश चीख और उसकी छोटी सी कहानी का आखिर क्या होता है, वो कहाँ गुम हो जाती है।